Hello and welcome to another episode of Historically Speaking. Today I have a very distinguished guest with me, Mr. Shahid Siddiqui. आप नसबंदी के बारे में बात करते हैं और आप टर्कमन गेट में बात करते हैं। हम दो हमारे दो संजय गांधी के वो कार्यक्रम था और उनका वो था फैमिली प्लानिंग और जिस ब्रूटैलिटी से नसबंदी इम्प्लीमेंट की गई आपने बोला और मैंने रिसर्च में भी आया है कि कोई भी स्ट्रीट पे चाहे वो उठाकर कर देते। सर, इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट आया वो नसबंदी का इम्पैक्ट था या संजय गांधी के एक्सेसेस का इम्पैक्ट था या इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इसका इम्पैक्ट था? टोटलिटी में आता है, कोई एक चीज का नहीं आता। यू कांट आइसोलेट एनीथिंग। उस वक्त बुलडोजर चले, उस वक्त फियर पैदा हुआ और नसबंदी का गांव देहात पे आम आदमी पे ज्यादा असर पड़ा और इम्पैक्ट से ज्यादा फियर हो गया। आदमी घर से अकेला लड़का बाहर निकलते हुए डरता था कि मुझे उठा के ले जाएंगे, मेरी नसबंदी कर देंगे। तो वो उसकी रूमर ज्यादा फैल रहा था, पेपर में कुछ नहीं छप रहा था। बट जब आप पेपर से बैन लगा देते हो तो फिर क्या होता है कि रूमर फैलते हैं और रूमर जो है हमेशा जो जहां से शुरू होता है वहां से ऊपर उठता जाता है। तो रूमर में और नमक मिर्च लगता है और मसाला लगता है, तो वो फैल गए थे। दूसरा ये था कि डिक्टेटरशिप आई गई थी और लोग ये महसूस कर रहे थे, हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। तो सारी चीजें मिलके लोगों के अंदर एक फीलिंग हुई कि इंदिरा गांधी ने जो किया है गलत किया और इतने सारे लीडरों को आपने उठा के बंद कर दिया। दिस इज नॉट द इंडियन वे। इंडियंस डू नॉट एक्सेप्ट। इंडियंस, आपको एक चीज समझ लीजिए, कितना पावरफुल किंग भी आया हो हिंदुस्तान में, वो चाहे अकबर रहा हो, चाहे वो औरंगजेब भी रहा हो, उसको कहीं जाके रियलाइज होता है कि मैंने खेल नहीं चल पाएगा। ये हिंदुस्तानी बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करता सबकी। हिंदुस्तानी की नेचर में नहीं है। हिंदुस्तानी बेसिकली बहुत लिबरल बाय नेचर है। उसके धर्म में, उसकी संस्कृति में, उसकी सोच में जो है एक लिबरलिज्म है। तो उसको कोई वेस्ट वाला, यूरोप वाला लिबरलिज्म नहीं है। ये उसकी आत्मा का लिबरलिज्म है, जो उसके हर भगवान को भी मानता है, हर भगवान को एक्सेप्ट करता है। वो तो वही उसको लगा के, तो इसलिए इमरजेंसी के खिलाफ पब्लिक खड़ी हो गई। और फिर उनको रियलाइज हुआ, जो आप बात करते हैं अपनी किताब में, कि उनको एक टाइम आया जब इंदिरा गांधी को स्वयं लगने लगा कि जनता उनके विरोध में जा रही है। उनको इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही थी, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे वो तो डर के मारे। अफसर जो है वो तो कहता था मैडम कमाल हो रहा है, ट्रेनें टाइम पे चली हैं, लोग बड़े खुश हैं। वो कहते हैं जी ऐसा तो अच्छा आज तक टाइम देखा ही नहीं। लेकिन जो उनके करीब के लोग थे, चाहे वो विजय लक्ष्मी पंडित हो उनकी पुप्पी, चाहे वो दूसरे लोग, खुद फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत नाराज थे। हालांकि उनसे आधी रात को साइन कराए थे, बाथरूम में उनसे साइन कराए थे, लेकिन वो बहुत नाराज थे और लोग नाराज थे। तो मैंने इसमें इंसिडेंट बताया है एचआर भारद्वाज का, जो मिलने गए और पूछा इंदिरा जी ने कैसा चला, उन्होंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो नाराज हो गए कि तुम लोग बकवास करते हो, मुझे सच्ची बात नहीं बताते हो, लोग बहुत नाराज है। तो फिर इन्होंने बताना शुरू किया। तो इंदिरा जी ने कहा ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। She had realized that Sanjay is going, roughshod over everything, and this is not the way she wanted it. She thought it will be a temporary, and I believe that he knew that this was a temporary thing, so it can't go on forever. पर आप कहते हैं कि डंपी अहमद कहते हैं कि संजय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पर क्या ये डंपी अहमद का मानना है या आप भी इस बात को मानते हैं? नहीं, डंपी अहमद का तो मुझसे अब कहा है। मेरे ब्रदर जो काफी क्लोज हो गए थे एचआर भारद्वाज से, उनकी बचपन की दोस्ती थी, जो लॉ मिनिस्टर थे, वो संजय गांधी के सारे केसेस कर रहे थे। उसी वक्त मैं तो तब की बात बता रहा हूँ, ये 1980 की बात मैं बता रहा हूँ। उस वक्त मुझे पता लगा था कि संजय गांधी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, और इसीलिए मैंने अकबर डंपी से पूछा कि इसकी क्या सच्चाई है। तो अकबर डंपी ने मुझे डिटेल बताई। तो संजय बनना चाहते थे कि यूपी का, उनकी मानना ये था कि कल को मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो यूपी मेरे हाथ में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरी एक तरह की ये रिहर्सल होगी प्रधानमंत्री की कुर्सी लेने के लिए, तो यूपी से मैं आऊंगा। लेकिन मिसेस गांधी ने डांट के उन्हें कह दिया कि मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है, तुम अभी, क्योंकि मिसेस गांधी को अंदाजा था कि भाई अगर अभी तो मैं वापस आई हूँ, इल्जाम सारा ये था कि संजय ने गड़बड़ की है, अब मैं संजय को चीफ मिनिस्टर बना दूंगी तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन ज्यादातर चीफ मिनिस्टर संजय की मर्जी से बने, इंक्लूडिंग वीपी सिंह। और वीपी सिंह इसलिए बने कि मिसेस गांधी ने संजय से कहा कि जो तुम्हारी निगाह में, जो तुम्हारा बिल्कुल अंगूठा छाप हो ना, जैसा खड़ाओ हो तुम्हारी, उसका नाम दे दो, उसको बना दूंगी। तो इन्होंने कहा खड़ाओ कौन हो सकता है, अंडी तिवारी नहीं हो सकता, बहुगुणा से तो खैर
बिगड़ी गई थी और कोई नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है? वीपी सिंह हो सकता है। उसको राजा कहते थे, राजा मांडा, कि राजा मांडा को बना दो, ये सही रहेगा, ये हमारी मर्जी से काम करेगा। तो राजा मांडा एमर्जी इसलिए किए थे कि राजा मांडा हाथ जोड़ के संजय के पीछे चलते। बट सर, आप एक और चीज कहते हैं, जो आप जनता पार्टी के जो साल हैं उसको आप कहते हैं कि जनता डिजास्टर। कहते हैं कि जनता पार्टी इसलिए फेल हुई क्योंकि वो ऑब्सेस्ड थी इंदिरा गांधी से और मोरारजी देसाई। नहीं, मेरे फेलियर की बहुत सारी वजूहत थी। एक तो ये कि वो ओवरनाइट बनी थी, कोई आइडियोलॉजिकल उसकी बेसिस नहीं थी, लेफ्ट राइट सब साथ आ गए, बीजेपी भी आ गई। अब उसमें उस वक्त उन्होंने सोचा था कि भाई ये बीजेपी के हैं, ये आरएसएस से कनेक्टेड है। दूसरी बात ये थी कि जो आपने सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो रीजन था वो मोरारजी को चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाना था। हाँ जी। क्योंकि मोरारजी बहुत सख्त नेचर के आदमी थे, मोरारजी किसी की सुनते नहीं थे। और कोलिशन जब आप बना रहे हो, इतनी बड़ी कोलिशन बना रहे हो, तो आप बहुत डिप्लोमेटिक होने चाहिए, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, आप सबको साथ लेकर चल सकें। मोरारजी किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते थे, वो अकेला चलो रे, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब गलत है। तो वो उनका एक ब्यूरोक्रेट, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से आए थे वो, तो उनका बड़ा स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक था, और जिसकी वजह से पार्टी में सब नाराज हो गए। सबसे ज्यादा चौधरी चरण सिंह नाराज हो गए, राजनारायण नाराज हो गए, मधुलिमाएं बहुत ज्यादा उनसे नाराज हो गए, बाबू जगजीवन राम नाराज हो गए। हर आदमी नाराज था और हर आदमी उन्हें गाली दे रहा था और वो सबको गाली दे रहे थे। तो रोज सुबह को अखबार में हम देखते रहे आज किसने किसको गाली दी। तो उस जो पीरियड था, तो नतीजा हुआ कि 2 साल में जनता का मन उड़ गया इस जनता पार्टी से, और जनता ने कहा कि ये तो बिल्कुल बर्बाद है, और इकोनॉमी बिल्कुल आपके नीचे बैठ रही थी, डेवलपमेंट सारा रुक गया था। तो इस हालत में डिजास्टर तो था। मैंने इसीलिए कहा कि जनता डिजास्टर था। और मेरा अपना मानना है कि अगर बाबू जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बन जाते, कोई चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तो शायद ये इंदिरा गांधी वापस ना आ पाती। तो इंदिरा गांधी के वापस आने की वजह 1980 में ये थी कि जनता, मोरारजी भाई फेल हो गए पूरी तरह से एज प्राइम मिनिस्टर। सर, जब वो वापस आती हैं तो आप कहते हैं शी कम्स बैक एज नॉट एज नेहरूज डॉटर बट एज संजय's मदर। यस, ये स्टेटमेंट को थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, बिल्कुल। बहुत मेरा प्रेग्नेंट स्टेटमेंट है ये। yes. कि वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी क्यों? नेहरू की बेटी के तौर पे। हाँ जी। और उनकी सोच जो थी वो नेहरू से इन्फ्लुएंस थी। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, नॉन अलाइनमेंट, ये सारी चीजें। अब जब वापस आती हैं, संजय ने लड़ाई लड़ी थी सड़कों पे, संजय ने लाठियां खाई थी। संजय और अकबर डम्पी और इनका जो ग्रुप था, वो यूथ कांग्रेस का और मेनका गांधी, ये उनके लिए काम कर रहे थे। संजय ही ने षड्यंत्र किया था राजनारायण के साथ मिलके, जब सरकार गिरी थी और चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो भी संजय का खेल था, षड्यंत्र था। बाबू जगजीवन राम को रोका था फोटो छाप के सूर्य में, उनके बेटे जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम के, ये भी संजय का खेल था। तो जब वो वापस आई हैं, तो संजय पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी। अब वो संजय की माँ थी, और मेरा यहाँ पे उससे मतलब ये है कि नाउ शी वाज नॉट दैट काइंड ऑफ democratic leader. She was not with the ideology of Nehru, rationality of Nehru. She was with the strong and dictatorial, authoritarian mind of Sanjay Gandhi. So she had come back, and now the problem was that she could not be authoritarian again, but Sanjay was. But unfortunately, Sanjay went away very early, and that's where things brought in Arun Nehru, and Arun Nehru started doing everything Sanjay wanted to do, but without the authority of Sanjay. But sir, एक चैप्टर का नाम है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड। जी। आपने इस चैप्टर का ये नाम क्यों रखा है? ये तो ऐसा होता है कि मतलब अच्छा लगा मुझे, क्योंकि नॉवेल मैंने इन्फ्लुएंस बहुत किया था, लेकिन ये था कि ये दो जो डेथ्स हुई, हाँ जी, संजय गांधी और मिसेस गांधी की, इसकी फोटोल इसलिए मैंने कहा कि जो गेम ये खेल रहे थे, जो गेम कश्मीर में खेल शुरू किया मिसेस गांधी ने इशारे पर अरुण नेहरू ने खेला, तो आपने कश्मीर को पूरे को बिगाड़ के रख दिया। वहां पे हिंदू मुस्लिम करके जो जम्मू को और कश्मीर को आपस में लड़ाया, और हुर्रियत वहां पे जो उभरी और सारा कुछ हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आई थी बड़े मैसिव वोट से, उसको आपने गिरा दिया। पंजाब में जो खेल खेले गए, भिंडरावाला को पहले उठाया गया, फिर भिंडरावाला को दबाया गया, और जो फोर्सेस गई अंदर, ये सारे जो गेम हो रहे थे, इसमें संजय की डेथ तो एक्सीडेंटल है,
लेकिन मिसेस गांधी की डेथ तो एक्सीडेंटल नहीं है। एक्सीडेंटल भी उसमें अकबर डम्पी का कहना है कि संजय की डेथ के पीछे फोर्सेस थी, इंटरनेशनल फोर्सेस थी। उसने तो खुल के केजीबी का नाम लिया है कि रशिया दुखी था कि सोवियत इंदिरा गांधी के ऊपर इन्फ्लुएंस अब संजय का है। अब नेहरू वाली इंदिरा गांधी नहीं है, अब संजय वाली इंदिरा गांधी है। और वो एंटी कम्युनिस्ट हैं, वो रूस की लॉबी के खिलाफ हैं, वो अमेरिकन लॉबी के साथ जाना चाहती हैं, क्योंकि जो संजय का माइंड था वो एक जो बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट का, एक कैपिटलिस्ट का माइंड था और एक वेस्टर्नाइज्ड माइंड। मतलब लड़का वो बहुत अनवेस्टर्नाइज्ड था, प्योर वेजिटेरियन, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, कोई गलत काम नहीं करना, सुबह 8 बजे खाना खा ले, 7 बजे खाना खा लेना, 8:30 बजे सो जाना, इतना मतलब वो पर्टिकुलर था संजय। लेकिन उसकी जो सोच थी वो ये थी कि कम्युनिस्टों के साथ नहीं चलना चाहिए, नुकसान होगा। तो ये आरोप है। और मिसेस गांधी की जो डेथ हुई वो आपको आप सबके सामने है कि जो बोया था वो काटा। हालांकि उसका हमें तो बहुत शौक लगा, बहुत तकलीफ हुई और बहुत गलत था वो आपने लिखा भी। लेकिन ये कि उसके बाद जो 84 के रॉयट्स हुए वो भी तकलीफ दे थे। तो ये बहुत बुरा चैप्टर है हमारे इतिहास में। जिस तरह 47 का एक जख्म था, वो जख्म ये भी एक बहुत बड़ा गहरा जख्म है जिसको भरने की कोशिश कर रहे हैं आज तक हम लोग। सर फिर मूविंग ऑन टू, एक आपने संजय गांधी की बात की है, मूविंग ऑन टू द अदर सन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, जिसको आप कहते हैं कि आप संजय बारू से डिसएग्री करते हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं राजीव गांधी थे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो आपको जो आपके एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? संजय राजीव गांधी हाँ जी, हाँ जी। राजीव गांधी से एक्सीडेंटली मेरे बहुत कुर्बत हो गई। अच्छा। मुझे अरुण नेहरू जेल में ना डालते तो मैं राजीव गांधी के क्लोज ना आता। ओके। मैं जेल में गया, राजीव गांधी की अरुण नेहरू से झगड़ा हो चुका था। उन्होंने उसको तो कैबिनेट से निकाला और मैं जेल से बाहर आया तो उन्होंने कहा मुझे इससे शाहिद सिद्दीकी से मिलना है, जिसने अरुण नेहरू से खुल के टक्कर ली। और वहीं से राजीव की मेरी दोस्ती हुई। हालांकि प्रधानमंत्री थे उस वक्त, मैंने उनका विरोध दोस्ती के बावजूद बहुत किया। लेकिन मैंने करीब से जाके देखा उनको राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो कोई कुर्सी लेना नहीं चाहते थे, वो एमपी भी नहीं बनना चाहते थे। लेकिन अगर संजय की डेथ ना होती, आपको देखिए मजे की बात बताऊं ना कि संजय की डेथ से पहले मिसेस गांधी ने 1980 में 2 जगह से लड़ा था, एक रायबरेली से और एक चिकमगलूर से। तो अब एक सीट छोड़ दी थी तो उन्होंने रायबरेली छोड़ दी, चिकमगलूर ले ली। लेकिन रायबरेली से जो छोड़ा तो उसमें ये था कि यहाँ पे कोई फैमिली का आदमी लड़ ले। तो उस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मिसेस गांधी ने राजीव से कहा कि तुम लड़ लो वहां से। राजीव रिफ्यूज्ड। राजीव ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे बिल्कुल आपकी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे दूर रखो, मैं अपना जहाज उड़ा रहा हूँ, अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश हूँ। तो उस वक्त अगर उसे इंटरेस्ट होता तो वो उस वक्त ले लेता बड़े आराम से और सब सर आंखों पे पिटाते। उस वक्त अरुण नेहरू को लड़ाया गया कि भाई कहाँ से लाए कोई रिश्तेदार, तो ढूंढ के निकाला गया कि अरुण नेहरू जो है वो एक रिश्तेदार है जो कलकत्ते में रहता है, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन उसको लड़ा दो। क्योंकि रायबरेली वाले कहते हैं इंदिरा जी जाएंगी तो परिवार का कोई आना चाहिए, उनको लड़ाया गया। तो राजीव को इंटरेस्ट नहीं था। संजय की डेथ अगर ना होती, एक्सीडेंट ना होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अगर संजय का एक्सीडेंट ना होता तो राजीव गांधी अमेठी से एमपी न बनते, वो न लड़ते, वो अमेठी से एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद भी मुझे भारद्वाज साहब ने ये बात बताई, और तो संजय राजीव से जब मेरी बातें हुई तो राजीव ने मुझे बताई कि मिसेस गांधी ने हमसे ये कहा कि तुम लोग जाके जरा राजीव के पास बैठा करो, उससे थोड़ी पॉलिटिकल बातें किया करो, उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिलाओ। तो ये लोग गए राजीव के पास। राजीव नाराज होकर बोले मुझे ये सब तुम्हारी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, भाग जाओ, मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहता, जाओ अरुण नेहरू के पास जाओ, मिसेस गांधी के पास जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो राजीव ने एमपी बनने के बाद भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। थोड़ा बहुत वो माँ के कहने से इधर उधर चले जाते थे, लेकिन उनको कोई ना तो प्रधानमंत्री बनना था ना एमपी बनना था। लेकिन अब अचानक मिसेस गांधी का असैसिनेशन होता है। उस वक्त वो कलकत्ता में थे, वहां से भाग के आते हैं। तो ये बात मुझे संजय सिंह अमेठी वाले ने बताई कि उन्होंने कहा कि मैं वोटें लूंगा, मेरी माँ मर गई, तुम लोगों को प्रधानमंत्री बनो। उन्होंने बड़ा शॉक में थे, इवन शॉक इधर, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसने ये कहा संजय सिंह ने कि मैंने उनसे कहा कि जब मेरे बाप की डेथ हुई ना तो अभी बॉडी पड़ी थी, तो पंडित ने आके मेरे माथे पे तिलक लगाया, पगड़ी बनाई। उन्होंने कहा जो राजा होता है वो इंतजार नहीं कर सकता, प्रजा 1 मिनट इंतजार नहीं करती। तुम बाद में बाप का तो
अंतिम संस्कार करना, पहले तुम्हें पगड़ी बांधनी पड़ेगी, जिम्मेदारी पहले है, तो आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, इंदिरा गांधी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो वो राजी हुए। और उस बीच में ज्ञानी जैल सिंह ने ये कह दिया था इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, और कौन बनेगा? अरुण नेहरू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उस पे जाके संजय सिंह का कहना है कि हमने जाके धमकाया ज्ञानी जैल सिंह को कि भाई साहब ठीक तरह रहो, क्योंकि राजीव से बिल्कुल बनती नहीं थी। राजीव बहुत नापसंद करते थे ज्ञानी जैल सिंह को। जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया है तब भी उन्होंने कहा था कि ऐसे कैसे लोगों को बना रहे हो, इस्लाह नहीं है। तो उनको नोन था कि राजीव इज अपोज्ड टू मी, तो वो राजीव को पोस्ट नहीं दिलाना चाहते थे। इन्होंने धमकाया है, तो फिर राजीव को जबरदस्ती मना के बस वो माँ की बॉडी से गए हैं, ओथ लेके, फिर वापस आके वो माँ की बॉडी के साथ अगले 3 दिन, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं भी 2-3 बार जाके गया हूँ, वहां पे घंटों घंटों बैठा रहा हूँ। 3 मूर्ति भवन में बॉडी रखी थी मिसेस गांधी की, और राजीव वहीं पे बैठे थे और सबको रिसीव कर रहे थे और तकलीफ में थे। उन्हें जब इन्फॉर्मेशन मिली कि रॉयट्स हो गए, दूसरे तीसरे दोस्तों ने बताया, बाकी इन्फॉर्मेशन उनमें नहीं आ रही थी, कोई अफसर जाके नहीं बता रहा था कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहां तो माँ की बॉडी के साथ थे। तो वो फिर गाड़ी लेके निकले हैं, और मेरे ख्याल में जो उनके दोस्त थे, क्या नाम था उनका, अरुण सिंह, और उनके साथ ये बाहर निकल के उन्होंने दिल्ली में चक्कर लगाया है। तो देन ही गॉट वेरी एंग्री विद नरसिम्हा राव, हु वाज द होम मिनिस्टर, एंड विद अरुण नेहरू, who was working as the de facto prime minister. At that point of time, people must remember that in 1984, when Mrs. Gandhi was assassinated, home minister of the country was Shri Narasimha Rao. He was controlling Delhi. Delhi was totally under his control. And Arun Nehru was the de facto prime minister of the country. And both, nobody talks about them. They only blame Rajiv Gandhi. Yes, Rajiv Gandhi has to take the blame because he was the de jure prime minister. Technically. Yes. But in reality, don't just blame him. Blame these guys much more. Sir, there is, before we come to Narasimha Rao, हम बात करेंगे वीपी सिंह की, जिनको आप पेंडुलम ईयर्स कहते हैं, उनके कार्यकाल को आप पेंडुलम ईयर्स कहते हैं। जी। वीपी सिंह का जो हमारे देश में जिस तरीके से याद किया जाता है, एक तो मंडल कमीशन में याद किया जाता है, और उनकी डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स के बारे में याद किया जाता है। आपका क्या कहना है? आप काफी कुछ लिखते हैं उनके बारे में, एंड यू डिसएग्री विद वीपी सिंह एंड अ लॉट ऑफ व्हाट ही डिड, बट आप उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं? इट वाज डिस्ट्रप्टिव, वेरी डिस्ट्रप्टिव। उनको उनके बेस नहीं थी कोई, उनके पीछे कोई नहीं था, वो अपनी सीट नहीं जीत सकते थे। अब उन्हें क्या चाहिए था? उन्होंने सोचा कि मुझे चलाने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो मुझे हवा निकालनी पड़ेगी, जो मुलायम, लालू, ये जो पिछड़े हैं, पिछड़ों की हवा निकालनी पड़ेगी, और पिछड़ों का वोट मेरे पे आना जाए। मैं सिर्फ एक ठाकुर, क्योंकि when he was the chief minister of UP, he was known as ठाकुर चीफ मिनिस्टर। और उस वक्त जो है अलग अलग फिगर्स हैं, लेकिन कितने लोग मारे गए, उसने एनकाउंटर बहुत कराए थे। हाँ जी। एनकाउंटर बैकवर्ड के और माइनॉरिटीज वालों के ही हुए थे ज्यादातर एनकाउंटर। ही वाज नोन एज एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर। ही बिहेव्ड लाइक अ ठाकुर, तो ही बिहेव्ड लाइक अ ठाकुर, एंड नाउ ही हैड टू बिहेव लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, बैकवर्ड, क्योंकि सपोर्ट की, उसकी सपोर्ट बेस जो थी वो बैकवर्ड की थी। तो उन्होंने ये अचानक, उन्हें लगा कि मेरे अगेंस्ट देवीलाल भी हो गए, मेरे अगेंस्ट चंद्रशेखर भी हो गए, चंद्रशेखर ने लालू और मुलायम को भी अपने साथ कर लिया है और मुझे हटाने की तैयारी है। तो उन्होंने अचानक पत्ता फेंका अपने रहने के लिए मंडल का। उस पत्ते के नतीजे में सारा देश हिल गया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी जो सपोर्ट कर रही थी, तो बीजेपी को लगा कि अगर हम मंडल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी जो अपर कास्ट बेस है पैरों से निकल जाएगी। तो उन्होंने फिर कार्ड खेल दिया कमंडल का, मंदिर। तो उन्होंने इनसे कहा क्या, फिर तो हमें मंदिर का खेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा खेलिए, आप मंदिर का खेलिए, हम उसको भी देख लेंगे। ही अश्योर्ड, टू माय नॉलेज, ही अश्योर्ड अडवाणी एंड वाजपेयी कि मेरी बातचीत चल रही है थ्रू सुबोध कांत साहे एंड अदर्स, मैं मंदिर बनवा दूंगा और मुसलमानों को भी मना लूंगा, मुसलमान मुझे मानते हैं, मैं राजी कर लूंगा, मंदिर बनवा दूंगा, मंदिर का काम शुरू हो जाएगा और आप थोड़ा दबाव बनाइए। तो ये जब यात्रा शुरू हुई, रथ यात्रा अडवाणी जी की, तो उन्होंने बड़ी चालाकी की। और चालाकी क्या की कि उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग चेन्नई में बुला ली। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग का मतलब क्या होता है, देश में बहुत सारे लोगों को पता नहीं। उसका मतलब होता है कि देश के सारे टॉप लीडर्स
और सारे चीफ मिनिस्टर्स वहां मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो 2 दिन की मीटिंग में सारे पहुंच गए चेन्नई, इधर से रथ यात्रा शुरू हो गई गुजरात से, सोमनाथ से। अब वहां पे मैंने खड़े होकर सबसे पहले मैं बोला था, मैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का मेंबर था, और मैंने कहा कि अगर आज हम जाके नहीं रोकेंगे अडवाणी जी को तो फिर ये यात्रा जो है पूरी यात्रा में बदल जाएगी और फिर हमें बहुत मुश्किल होगा इसको रोकना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। और अभी हमें यहाँ से फैसला करना चाहिए और हम सबको यहाँ से जाना चाहिए और अडवाणी जी के रथ के सामने बैठ जाना चाहिए देश के सारे लीडर्स को कि भगवान के लिए इसको आप रोक लीजिए और फिर रास्ता हम बातचीत के जरिए रास्ता निकालें, मंदिर मस्जिद का हल बातचीत के जरिए हम निकालें, वो होगा। लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि वीपी सिंह ने अपने उनका नॉर्मल स्टाइल होता था, थोड़ा भूल गया था, बोले देखिए ये तो सद्भावना की यात्रा है, आपसे हम सहमत हैं, इस तरह से बहुत ऐसे बोलते थे वो। और देखिए नहीं सद्भावना है, मोहब्बत का सफर है, मोहब्बत के रास्ते पे निकल रहे हैं। तो वो वहां से निकला। उन्होंने अडवाणी को ये दिलाया कि देखो तुम दिल्ली आके दिल्ली से बाई ट्रेन यूपी से मत निकालो, बाई ट्रेन चले जाओ बिहार। और मुलायम ने कहा कि मैं इन्हें अरेस्ट करूंगा रास्ते में। इन्होंने मुलायम से कह दिया अरेस्ट करेगा तेरी सरकार गिर जाएगी और बीजेपी विड्रॉ कर लेगी। बीजेपी की सपोर्ट से थी मुलायम की सरकार उस वक्त, तो मुलायम डर गए, उन्होंने पीछे हटा लिया। ये पहुंच गए बिहार। अब बिहार से इनको एंटर करना था यहाँ पे और आना था अयोध्या, लेकिन वहां पे लालू ने इनकी बात नहीं मानी और इनके दुम पे पैर रख दिया। नतीजा क्या हुआ कि अडवाणी जी वहां पर पकड़ लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रातों रात एक ऑर्डिनेंस बनाया प्रेसिडेंट से कि साहब मैं ये जो 2.77 एकड़ जगह है इसको मैं एक्वायर कर लूं, इसको सेंटर एक्वायर कर रहा है, एक्वायर करके फिर हम इसका फैसला करेंगे। तो मैं इनके पास ये जिस दिन आया है ये क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस आया है, उसके अगले दिन ही सुबह को मैं 11 बजे इन्होंने हम लोगों को बुलाया, उसमें कुछ मुस्लिम लीडर्स भी थे, मैं भी था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मैंने आप डरिए मत, मैं इसको एक्वायर करके आप लोगों का हिसाब से मस्जिद भी बनवा दूंगा, मंदिर भी बनवा दूंगा। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, आप एक्वायर कर लेंगे, कल को आपकी सरकार नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, वो क्या करेगी, तो हम इस पर सहमत नहीं है। उनको जब लगा कि बहुत ज्यादा नाराजगी हो रही है तो ये ऑर्डिनेंस उन्होंने अगले दिन ही वापस ले लिया। ऐसा कोई ऑर्डिनेंस शायद ही आया है कि आया रात में, आधी रात को आया और अगले दिन शाम तक वो वापस हो गया। तो ये गेम उन्होंने खोला था कि मैं मंदिर भी बनवा दूंगा। तो ये जो गेम वो खेल रहे थे कि मुसलमान को भी पटा लो, हिंदू को भी पटा लो, बैकवर्ड को भी ले लो, फॉरवर्ड को भी ले लो, ऐसे राजनीति होती नहीं। आप सबको थोड़ी देर के लिए सबको बेवकूफ बना सकते हैं, सबको सदा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। और मेरा मानना ये था कि वीपी सिंह जी जितने ईमानदार और नजर आते थे बोली से, भाषा से, अंदाज से, उतने वो अंदर से थे नहीं। और नतीजा क्या हुआ कि उनकी जिस दिन वो गए उस दिन से उनकी राजनीति भी खत्म हो गई, उनका नाम भी खत्म हो गया, उनके आगे कुछ नहीं था, पीछे कुछ नहीं था, वरना कुछ तो जिंदा रहते हैं ना अगर इतने बड़े नेता थे वो। तो उसी पॉइंट में आप एक और क्रिटिसिज्म ऑफर करते हैं, वो है नरसिम्हा राव का, जो आप कहते हैं डिसाइसिव इन हिज इनडिसिजंस। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट लाइन थी राव साहब की थी कि इनडिसिजन इज आल्सो अ डिसीजन। तो इन द कॉन्टेक्स्ट आप इसको कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं नरसिम्हा राव को? नरसिम्हा राव को मैं ऐसे करता हूँ कि नरसिम्हा राव ने बड़ी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इसको कहते हैं वाइज, इंटेलिजेंट, लेकिन साथ में इमोरल प्राइम मिनिस्टर थे। उनके लिए मॉरलिटी सत्ता में कैसे आए, सत्ता में कैसे रहे, सत्ता को कैसे चलाएं, वो बेसिक मॉरलिटी थी। तो उनके यहाँ ये था कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि उन पर फैसला न करो तो समय अपने साथ उसका फैसला इधर या उधर करा देता है, आप उसकी जिम्मेदारी न लो। तो अयोध्या के मामले में, लेकिन अयोध्या के मामले में मेरा मानना यह है क्योंकि मैं उस वक्त उनसे बहुत करीब से मिला हूँ, मतलब शायद ही कोई दूसरा, मेरे ख्याल में पत्रकार तो कोई ऐसा होगा नहीं है जो, क्योंकि मैं उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं इम्पोर्टेंट एक मेरी हैसियत थी और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का मेंबर भी था। और जब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई 24 नवंबर 92 को, तो उसमें हमने सबने उनको सत्ता ये पावर दे दी थी कि आप डिसमिस कर दीजिए कल्याण सिंह की गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था मुझे दे दीजिए पावर क्योंकि कैबिनेट से डिसीजन होगा, आप लोग डिसीजन नहीं ले सकते, आप रेजोल्यूशन कर दीजिए। रेजोल्यूशन कर दिया गया, सिर्फ बीजेपी ने अपोज नहीं किया, बीजेपी ने वॉकआउट किया। उसके बाद
इन्होंने डिसमिस नहीं किया। अब पहली तारीख आ गई तो मैं राव साहब के पास गया प्रधानमंत्री के कि आप डिसमिस क्यों नहीं कर रहे हैं, डिसमिस कीजिए। बोले सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से हम फैसला ले रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उसमें डाल दिया था इसको, बॉल को, कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले रहा था। अब उसके बाद मैं फिर उनसे मिला 3 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि मैंने अर्जुन सिंह को भेजा है देखने के लिए कि वहां पे सारे इंतजाम हैं, प्रोटेक्शन है कि नहीं। और अर्जुन सिंह अभी इस समय बैठे हैं कल्याण सिंह के साथ, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के साथ, आप उनसे बात कीजिए। तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि फोन मिला के शाहिद साहब की बात कराओ अर्जुन सिंह से। तो ये बैठे थे नरसिम्हा राव, ये मैं बैठा था सामने, और मेरी फोन पे बात कराई गई। अर्जुन सिंह ने कहा कि हाँ मैं अभी कल्याण सिंह जी के साथ बैठा हूँ, मैं अयोध्या होकर आया हूँ, अयोध्या में मैंने सारा देखा, सारा सिक्योरिटी है और ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ 17 मेरे हिसाब से नहीं है। अब मुझसे नरसिम्हा राव ने कहा देखिए अब अर्जुन सिंह कह रहे हैं तो इनकी बात को मान लीजिए आप। मैंने कहा मैं नहीं मानता और मेरे हिसाब से वहां पे अगर आपको गोली चलानी पड़ी तो मैं समझता हूँ देश के हित में, वहां अगर फोर्स से रोकना पड़ा कार सेवकों को तो वो अच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते। मस्जिद, हमें खून के बदले मस्जिद नहीं चाहिए, लेकिन वो राव साहब ने कुछ नहीं किया, इंडिसाइसिव रहे। और जिस दिन ये हुआ 6 दिसंबर को, उस दिन इनकम्युनिकेटो हो गए। मैंने उसका डिटेल में लिखा है कि हम लोग, मेरे जिम्मे फोन लगा था कि फोन कीजिए और टाइम मांगिए उनसे मिलने के लिए। तो मैं 12 बजे से फोन कर रहा था, वहां से कहते थे कि राव साहब अभी नहीं, अभी बताएंगे। तो 2 बजे उन्होंने कहा कि अभी तो सो रहे हैं, अभी आराम का टाइम है, अभी आराम कर रहे हैं। हालांकि वो आराम नहीं कर रहे थे। और मैंने उसी समय लिया राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी से। तो मैं सैयद शहाबुद्दीन, सुलेमान सेठ, मुस्लिम एमपी थे, लीडर से, हम गए शंकर दयाल शर्मा के पास। तो शंकर दयाल शर्मा आंसू के साथ रो रहे थे और शंकर दयाल शर्मा ने बहुत कहा कि मुझसे भी बात नहीं हो रही है प्रधानमंत्री। अब ये देखिए विडम्बना, राष्ट्रपति बात नहीं कर पाता और नरसिम्हा राव उनके फोन पे भी नहीं आ रहे हैं। राजेश पायलट जो होम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी थे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं शाहिद मैं राव साहब से बात ही नहीं हो पा रही, अभी वो आराम कर रहे हैं। तो राव साहब किसी से बात नहीं कर रहे। तो शंकर दयाल शर्मा ने चिट्ठी लिखी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग चिट्ठी थी कि मैं नहीं समझता, मैं उसको आज तक आउट नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि वो आनी चाहिए देश के सामने। किसी राष्ट्रपति ने शायद इतनी स्ट्रॉन्ग चिट्ठी किसी प्रधानमंत्री को नहीं लिखी। तो वो चिट्ठी लिखी थी। तो शाम को उन्होंने 6 बजे हमें टाइम दिया राव साहब ने कि आइए। तो हम गए हैं। तो उन्होंने आते ही जो है वो झुके हुए आए, बोले आप जैसा सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा हो गया, तीनों गुंबद गिर गए, सब कुछ गिर गया उस पे, और आप फिक्र ना करो, मैं अब मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। उस पे सैयद शहाबुद्दीन रोने लगे आंसुओं के साथ, राव साहब बनवा दीजिए, खुदा के लिए बनवा दीजिए आप मस्जिद। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या बनवाएंगे, इन्होंने गिरवाई है, इन्होंने रोका नहीं, जब अब ये क्या बनवाएंगे, अब पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा और ठीक भी नहीं है बनवाना, अब तो आप ऐसा कीजिए कि वहां ना मंदिर बने ना मस्जिद बने, जो गिर गई है उसके ऊपर हम लोग बैठ के फैसला करके दोनों चीजों से एक सॉल्यूशन निकाल लें। क्योंकि लेकिन वो राव साहब ने खैर अपने खेल वो खेलते रहे। तो राव साहब ने, मेरा मानना यह है कि राव साहब का गेम ये था कि मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊं नेहरू गांधी फैमिली के सपोर्ट से और अपने आप में लीडर में बन जाऊं। मैं हिंदू, मुझे सपोर्ट भी मिल जाए, मुझे साउथ की सपोर्ट तो है ही, नॉर्थ इंडिया में मैं मंदिर का एक वो हो गए, नॉर्थ इंडिया में यूपी और बिहार की सपोर्ट चाहिए। इस देश में जिसको भी प्रधानमंत्री बनना होता है उसको यूपी और बिहार जेब में चाहिए होता है, और उसके लिए गेम खेलता है। तो राव साहब भी ये गेम खेल रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको पता था कि AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन PM जरूर बनेंगे। He was a true leader, morally not corrupted. पर आपको ये भी पता था कि जो वो आगरा में टॉक्स के लिए गए थे वो फेल थी, क्योंकि पाकिस्तान की और मुशर्रफ जी की कोई इंटेंशन ही नहीं थी कि वो ये मसला सुलझाएं। तो आप किस तरीके से असेस करेंगे कि क्या वाजपेयी जी ने ये जानते हुए वो आगरा टॉक्स में गए कि चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा देखते हैं, या उनको पता था, या उन्हें ओवर ट्रस्ट किया? देखिए बातें सिंपल नहीं, बातें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और हमारे आम लोगों को और आम मीडिया को जियोपॉलिटिकल जो प्रेशर्स होते हैं उसकी समझ नहीं होती, उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते बाहर। उस वक्त अटल जी के ऊपर न्यूक्लियर जो उन्होंने जो इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया था और अमेरिका ने हमारे पे पाबंदियां लगा दी थी,
ये, और उधर पाकिस्तान ने भी कर दिया था, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन गया था, उसने भी दिखा दिया था कि हमारे पास उतने ही न्यूक्लियर हथियार है जितने इंडिया के पास है। और उसके बाद हमारे तो प्रेशर था उस वक्त अटल जी के ऊपर भी और नवाज शरीफ के ऊपर भी, अमेरिका का भी, यूरोप का भी, रशिया का भी, सबका। ये और चीन हमारे ऊपर सांस ले रहा था हमारे सिर पे आके, उनका जो ड्रैगन है, ड्रैगन वाज ब्रीथिंग डाउन ऑन अस। उनका ये था कि आप लोग पाकिस्तान के साथ ठीक करो, क्योंकि आप दोनों न्यूक्लियर हो गया, उसको हम लोग कभी आपको हम हमारे जो हमने पाबंदियां लगाई उसे हम हटाएंगे। तो अटल जी के ऊपर भी प्रेशर था और नवाज शरीफ के ऊपर भी प्रेशर था। ऐसा नहीं था कि ये इन्होंने अचानक कहा चलो आज बस पे चलते हैं, मैं अपनी इमेज के लिए नहीं किया था। तो वो गए, और मुझे याद है हम लोग गए थे नॉन अलाइन की कॉन्फ्रेंस थी, एक क्या थी कैरेबियन में, वहां पे नवाज शरीफ भी पहुंचे हुए थे और अटल जी की वहीं इनसे कुछ बात हुई थी। वापसी में जहाज में अटल जी ने कहा कि भाई सुनो, मैं जो है, हमें 4-6 लोगों को बुलाया उन्होंने केबिन में प्राइम मिनिस्टर के अंदर, और कहा कि देखो मैं बस लेके जा रहा हूँ, कैसा रहेगा ये। तो हमने कहा कि बड़ा विचित्र होगा, आप बस में खुद जाएंगे, उनका मैं जाऊंगा, तो लेकिन हालात तो ठीक करने हैं, दोनों मुल्क टकराव में नहीं रह सकते। उसके बाद उसको सबोटाज किया मुशर्रफ ने, कारगिल हो गया। आर्मी वहां की चाहती नहीं थी कि सॉल्व हो, आर्मी तो समझती थी कि अब हम न्यूक्लियर हो गए तो अब इंडिया से हम दो हाथ कर सकते हैं। उसके बावजूद, कारगिल होने के बावजूद और जो हालात बने उसके बावजूद अटल जी को अंदाजा था कि हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, और ये बेस्ट है कि पाकिस्तान और उधर अमेरिका जो है उसने सोवियत यूनियन मतलब अफगानिस्तान में कर दी। अमेरिका को किसकी जरूरत थी? पाकिस्तान। अमेरिका को किसकी जरूरत थी? मुशर्रफ की। अमेरिका बैक कर रहा था मुशर्रफ को। इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये था कि सोवियत यूनियन, अब वो सोवियत यूनियन में रहा था तो रशिया हो गया था, रशिया इंडिया को उस तरह बैक करने को तैयार नहीं था। चीन जो है वो मोटा मोटी पाकिस्तान के साथ था। तो इन हालात में वो चाहते थे कि मसला हल हो जाए, और एक विजनरी भी थे। मैंने अटल जी से जितना देखा कि अटल जी में बहुत विजन था, और मैं तो हैरान एक बात से हुआ, मैंने उसका लिखा है, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ इंसिडेंट, इतनी सारी चीजें हैं जो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वो असल में सच्चाई पूरी नहीं है, आधी सच्चाई बतानी पड़ रही है। कि उन्होंने मुझे 2003 में मुझे और कुलदीप नैयर को बुलाया। मैं 2002 के नवंबर में एमपी बना था, और बोले भाई पार्लियामेंट पे अटैक हो चुका था, हमसे कहा, फौजी हमारी आमने सामने खड़ी थी, आई बॉल टू आई बॉल। उन्होंने कहा शाहिद मियां जरा जाओ पाकिस्तान में देख के आओ क्या हाल है। हमने कहा हम कैसे जाएंगे, हमारा तो वीजा नहीं। बोले अरे वो सार्क का वीजा लगता है आपको, उस पर तो जरूरत ही नहीं है। तो कुलदीप नैयर भी उस वक्त राज्यसभा के एमपी थे, आप दोनों जाइए देखिए वहां पे। तो हम दोनों वाघा बॉर्डर पे, जब बंद पड़ा था सब कुछ, वहां कुली भी नहीं थे, सामान भी अपने हाथों में नैयर साहब का भी कंधे पे रख के, और हम पैदल चल के इधर से उधर गए, और वहां पे हमें गाड़ियां आई थी लेने उनकी। लेकिन वहां जाके जो हमारा वेलकम हुआ, जो पब्लिक ने अटल जी के लिए अपना फीलिंग दिखाई है, तो हम हैरान रह गए। और मैंने आके अटल जी से कहा कि अटल जी, वहां तो अगर आप इलेक्शन लड़ लें तो आप यूं इलेक्शन जीतेंगे कराची से या लाहौर से, आप इतने पॉपुलर हैं वहां पे, और आप जो है, तो अटल जी ने कहा कोई एक बात बताओ जो करने से माहौल बदल जाए। तो मैंने वैसे ही मजाक में कह दिया, मुझे पता था ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं मजाक में कह दिया, मैंने कहा अटल जी कश्मीर का मसला तो हल होगा नहीं, लेकिन पब्लिक ये कहती है कम से कम आ जा सके, जो हमारे इतना फैमिलीज बढ़ गई, सब हो गया, तो एक बस चला दीजिए महीने में एक दिन, जो श्रीनगर से मुजफ्फराबाद चली जाए। तो उस पे यशवंत सिन्हा उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, तो यशवंत जी ने कहा शाहिद मियां लगता है बहुत बिरयानी कबाब खिला दिए वहां पे आपको। कुलदीप नैयर बोले अरे वो क्या खिलाएंगे, शाहिद के यहाँ ज्यादा अच्छे कबाब होते हैं। तो वो खैर बात हो गई। तो मुझे यकीन था कि इस पे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक महीने बाद अटल जी गए श्रीनगर, वहां अनाउंस कर दिया कि बस चलेगी। तो मैं हैरान हो गया कि अटल जी में ये विजन थी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अटल जी का कमाल था। देखिए आप मुझसे जो सवाल करती हैं, जो भी इंटरव्यू करता है, उसमें वो जो नेगेटिव बातें हैं उन पे सवाल करता है। मैंने हर एक प्रधानमंत्री की बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई हैं, उस पर सवाल नहीं करता है। वो कंट्रोवर्शियल बातें वो होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। सिर्फ
मैं कहना चाहता हूं पढ़ने वालों से कि किताब पूरी पढ़िए, क्योंकि मैंने हर प्रधानमंत्री ने इस देश को बहुत कुछ दिया। सबने तो इस जो पूछने वाले हैं वो सिर्फ मुझसे वो पूछते हैं जो नहीं दिया, और जो दिया है उसके बारे में मैंने किताब में लिखा है। इसलिए पूरे संदर्भ में जब समझेंगे तो आप पूरे प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी को समझेंगे, सिर्फ उनके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं समझेंगे। चाहे वो वीपी सिंह हो, चाहे वो अटल जी हो, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, कोई भी हो। नरसिम्हा राव की मैंने अच्छाइयां बताई हैं, खाली बुराइयां नहीं। हाँ, ये है कि मैंने इतिहास, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने पिछले 77 साल का 77 ईयर्स का इतिहास नहीं लिखा। मैंने सिर्फ वही चीजें ली है जहां पर मैं कहीं इन्वॉल्व था, इसलिए आई विटनेस, जहां मैं आई विटनेस था, या जहां पे जो लोग आई विटनेस थे उनके साथ मेरा संपर्क हो, उन्होंने मुझे बताया, तो वो इंसिडेंट ही है। लेकिन हर लीडर के अपने बहुत व्यापक था। अगर मैं एक एक पे लिखना शुरू करूं तो हर एक पे एक किताब अलग से लिखनी पड़ेगी। एक किताब में सारे प्रधानमंत्री नहीं समा सकते। कमिंग टू सर, ये चेस एंड चेस प्लेयर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द वुल्फ इज द पैक। तो ये किसको आप रेफरेंस कर रहे हैं? मैं किसी एक को नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर लीडर जो है उस पे अपने साथ लोग रखने पड़ते हैं। जो अल्फा वुल्फ जो होती है, अल्फा जो लीडर होता है, उसके पीछे पैक होता है, तो उसकी पावर, पैक नहीं होता तो खत्म। तो आप बहुत बड़े लीडर तो बन सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के पीछे अगर टीम नहीं है, और इसी इंदिरा गांधी की एक वीकनेस ये रही कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम को खत्म किया। वीपी सिंह के पीछे टीम नहीं थी, वो खत्म हुए। तो आपको अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ती है, लोगों को लेके चलना पड़ता है। तो उनके बारे में मैंने चेस और चेस प्लेयर्स, बेसिकली मैंने लिखा है कि चेस खेलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके प्यादे भी होते हैं, चेस प्लेयर्स भी होते हैं। और भारत की राजनीति में बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन वो ज्यादा बड़े चेस प्लेयर थे, जैसे कि खुद बहुगुणा या क्या कहते हैं सोनिया गांधी या मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव, ये थे कि जिन्होंने भारत की राजनीति पे बहुत सारी गोटे खेली। और मेरे पास जगह नहीं थी, और बहुत लोगों पे मुझे लिखना था। शायद चंद्रशेखर जी पे मैंने नहीं लिखा, अजीत सिंह जी पे मैंने नहीं लिखा, खुद अखिलेश जी पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, छोटे छोटे लिखे हैं, राहुल जी पे लिखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है भारत की राजनीति में, और जिनको मुझे करीब से जानने का, देखने का मौका मिला। लेकिन लिमिटेशन होती है किताब की, तो आगे एक मुझे लगता है किताब एक और बनती पड़ेगी जिसमें मैं उस सब पे लिखूंगा जो यहाँ पे नहीं लिख सका। तो सर, ऑन द बेसिस, लास्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द पीपल you have witnessed out of the 77 years and have met or have been privy to conversation, who is the wolf who has the strongest pack? Who is the wolf with the strongest pack? I think श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पैक है। हाँ। क्या है? संघ, आरएसएस। क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पार्टी से ज्यादा, उनको 240 सीटें मिले या 300 सीटें मिले, एक तो उनके पास क्लियर मेजोरिटी है। हाँ जी। जो कि राजीव गांधी के बाद पहली बार किसी के पास क्लियर मेजोरिटी आई है। उनको डिपेंड नहीं करना है सपोर्ट पे और बेसिस पे, अब तो जरूर हो गया उनका इस थर्ड टर्म में। लेकिन उनके पास जो संघ की बैकिंग है, वो बैकिंग उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और वही एक तरह से थोड़ी सी उनकी वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ इस सेंस में है कि वो संघ जो है वो उनकी बात को जमीन पे अंदर तक पहुंचा देता है, और उनके वोट को ट्रांसलेट करता है, उनके सपोर्ट को वोट में ट्रांसलेट करता है। लेकिन वीकनेस उनकी यह है कि उन्हें संघ की विचारधारा के हिसाब से चलना पड़ता है, और देश चलाने के लिए आप किसी एक विचारधारा से सीमित नहीं हो सकते, आपको विचारधारा से ऊपर उठना पड़ता है। खुद पंडित नेहरू गांधी की विचारधारा से देश नहीं चला सकते। हाँ। उन्हें गांधी से हटना पड़ा। खुद जो ज्योति बासु हैं वो सीपीएम की विचारधारा से अगर चलते तो ज्योति बासु तो 2 दिन में खत्म हो जाते, और ज्योति बासु इतने दिन चीफ मिनिस्टर रहे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो सरकार चलाता है वो सिर्फ एक विचारधारा से नहीं चल सकता, उसे विचारधारा से ऊपर उठ के प्रैग्मेटिक होना पड़ता है। यानी जो समय की मांग है उसके हिसाब से उसे फैसले करने होते हैं। तो मोदी जी की जो स्ट्रेंथ है वो भी आरएसएस है, उनका वुल्फ पैक सबसे स्ट्रॉन्ग, और उनकी कमजोरी भी है। तो वैसे तो मैं समझता हूँ कि वुल्फ पैक अगर किसी और का भी आप देखें तो प्रधानमंत्रियों में मेरे ख्याल में
क्योंकि अटल जी का भी नहीं था। अटल जी 28 पार्टियों की सरकार चला रहे थे। अटल जी की आप वीकनेस समझिए, अटल जी को सबको देख के चलना पड़ता था। और राजीव गांधी 400 सीटें लाकर भी उनके पास फुल पैक नहीं था। हाँ, नहीं था, नहीं था। उनके कोई सपोर्टर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से सीधे उन्होंने दूर रखा था। इंदिरा गांधी के बेटे थे पंडित नेहरू के ग्रैंडसन थे, लेकिन उन्होंने कभी राजनीतिक लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखा था। मेरे से भी दोस्ती इसलिए हुई थी कि मैं राजनीतिक नहीं था, तो मेरे साथ बैठ के उन्हें गप्पे करने में मजा आता रहा, कबाब खाने में मजा आता रहा। रात को चले जाते रहे कि लॉन्ग ड्राइव पे चलो, बैठो ड्राइव पे चलते हैं। तो वो इस टाइप के आदमी थे। तो मेरे ख्याल में पंडित नेहरू के पास भी स्ट्रॉन्ग पैक नहीं था। पंडित नेहरू, हर लीडर जो है पंडित नेहरू के बराबर था, वो सवाल करता था। यस। अगर कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के पास थोड़ा बहुत था, इंदिरा गांधी भी जो उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया था। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पैक अगर किसी के पास हुआ है तो वो श्री नरेंद्र मोदी के पास हुआ है। और मैं उनमें से हूं कि जिसको बावजूद इसके कि मेरा असहमति थी बहुत चीजों पे मोदी जी से, लेकिन उनसे भी मिलने का, करीब आने का, बहुत कुछ जानने का, पूछने का मुझे अवसर मिला। Thank you, sir. On that good note, thank you for taking out time. It is a fabulously well-written book, and many congratulations to you. Thank you very much. Thank you. And I hope people will read and just not depend on the interviews, because interviews say give half the picture, not half, just few glimpses of the book. The reality demands that you read everything in a context. I would urge our people who are watching us and going to join us on our telecast, please do get your copy of the book. It's available in all bookstores and as well as online. It is a must read to understand the politics that shaped India. Thank you.